हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक कि कौन कौन से मोड्स और मेथड्स रहते हैं डाटा कलेक्ट करने के। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन और उनका डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास से नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। हाउ बेसिक डाटा इज़ कलेक्टेड, यानी कि जो बेसिक डाटा उसे कैसे कलेक्ट किया जाना चाहिए। कुछ स्टेटिस्टिकल मेथड या फिर मोड हैं डाटा को कलेक्ट करने की कि जब भी बेसिक डाटा को कलेक्ट किया जाता है प्राइमरी सोर्स से तो हम उसमें क्या करें कि डाटा कलेक्ट किया जा सके। तो उसके लिए कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड और स्टैटिस्टिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो उनमें से कुछ मेथड हैं जो आज की क्लास में कवर करेंगे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड में फर्स्ट आते हैं पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड की इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जानी है क्वेश्चन और शेड्यूल के थ्रू, और टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यूज़ में क्या आता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करना और इंफॉर्मेशन। ऐसे अगर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन और शेड्यूल तो मेल करना क्वेश्चन सर्वे को या फिर एनुमरेटर जिसे हम शेड्यूल बोलते हैं, और थर्ड पार्ट आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू। तो ये एक एक करके डिटेल में हमारे पास गिवन है ये कैसे डाटा कलेक्ट किया जाना है, प्राइमरी सोर्स और डाटा कलेक्शन का मेथड है ये। सबसे पहले तो पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू कैसे पर्सनल इंटरव्यू का यूज़ करके प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। इसमें फर्स्ट आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नाम से ही क्लियर है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्चर है, जो डाटा कलेक्ट करेगा वो क्या करेगा, रिस्पोंडेंट के पास जाएगा। रिस्पोंडेंट कौन है, ये वो पर्सन है जिससे हमने डाटा लेना है। तो इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के पास जाएगा और उससे जो भी डाटा कलेक्ट करने हैं वो कलेक्ट करेगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट है जो मेंटेन किया जाएगा रिस्पोंडेंट और इन्वेस्टिगेटर के बीच में। जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ये तब सक्सेस होगा जब जो इन्वेस्टिगेटर है वो डिलिजेंट होगा, एफिशिएंट होगा, इम्पार्शियल और टॉलरेंट होगा। तो जब एक इन्वेस्टिगेटर के अंदर ये क्वालिटी होंगी तभी वो सफलतापूर्वक डाटा कलेक्ट कर पाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू। क्योंकि जब भी एक इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट से मिलेगा तो उसके स्वभाव में ये क्वालिटी जो होनी ज़रूरी है कि वो डिलिजेंट भी हो, एफिशिएंट भी हो, अपने काम को लेकर के निपुण भी हो, इम्पार्शियल यानी कि किसी भी तरीके की वो पार्शियलिटी ना करे, टॉलरेंस यानी कि उसमें सहनशीलता भी होनी चाहिए। वो हाइपर ना एकदम से गुस्सा ना करे कि अगर रिस्पोंडेंट कुछ बोल रहा है, उसको टॉलरेंटली डील करना आना चाहिए रिस्पोंडेंट के साथ इन्वेस्टिगेटर को। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसे कि मान लेते कि इन्वेस्टिगेटर ने डाटा कलेक्ट करना है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है एक फैक्ट्री के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर की। तो इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, इंडस्ट्री में जाएगा, वर्कर से मिलेगा, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि कैसी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है। अब ये सुटेबल कहाँ रहेगा, कहाँ ये सही रहेगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना, जब इन्वेस्टिगेशन की फील्ड लिमिटेड होगी, जब इन्वेस्टिगेशन करने का जो एरिया है वो लिमिटेड है, तभी तो एक इन्वेस्टिगेटर पर्सनली हर एक रिस्पोंडेंट से मिल सकते हैं ना। अगर जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन की वो बहुत बड़ी है तो एक इन्वेस्टिगेटर के लिए फिर उस केस में बहुत मुश्किल हो जाएगा हर एक पर्सन से जाकर के पर्सनली कांटेक्ट करना। तो स्टेबल सिर्फ तभी होगा जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड होगी। नेक्स्ट आता है ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर। जब डाटा के लिए हमें ओरिजिनलिटी की डिग्री हाई चाहिए, यानी कि ऐसा हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जो ओरिजिनल हो, तब हम डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन का यूज़ करते हैं।
जब इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना होता है तब भी ये मेथड यूज़ किया जाता है। जो एक्यूरेसी होती है ये इसका की पॉइंट होता है, यानी कि मेन पॉइंट के इसमें शुद्धता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं रिस्पोंडेंट के साथ, तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो बनी रहती है। जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जाता है रिस्पोंडेंट के साथ तो ये मेथड यूज़ किया जाता है, यानी कि जब ज़रूरी हो कि रिस्पोंडेंट से मिलके ही डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का जो इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं। ओरिजिनलिटी, जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसमें हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी है क्योंकि डाटा ओरिजिनल है। एक्यूरेसी, जो डाटा है वो पर्सनली कलेक्ट किया गया इस कारण से वो एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वास योग्य है, क्योंकि जब डाटा इन्वेस्टिगेटर द्वारा कलेक्ट किया जाता है तो उस पर कोई भी डाउट है जो इन्वेस्टिगेटर को नहीं रहेगा, वो विश्वास योग्य डाटा है। रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जब इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा रिस्पोंडेंट से तो जो उसे मेन इंफॉर्मेशन चाहिए वो तो वो कलेक्ट करेगा ही करेगा। अगर उस मेन इंफॉर्मेशन के अलावा कोई उसे अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी तो वो भी आसानी से पूछ सकता है रिस्पोंडेंट से। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना डाटा की, तो वहाँ पे डाटा का यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सिमिलर टाइप का जो डाटा होना ज़रूरी है। अगर हेट्रोजीनियस होगा, यानी कि अगर जो डाटा कलेक्ट किया गया उसमें जो करैक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स है, तो वहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर पाते हम, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी है कि डाटा होमोजीनियस और यूनिफॉर्म नेचर का हो। इलास्टिक, जो ये मेथड है ये बहुत इलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि कुछ चेंज करना चाहिए क्वेश्चंस के अंदर तो वह आसानी से चेंज कर पाता है। अब इसके नुकसान क्या हैं, डिमेरिट क्या हैं, कि ये वाइड एरिया को कवर नहीं कर पाता, क्योंकि जो एक इन्वेस्टिगेटर पर्सनली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा रिस्पोंडेंट से तो जब एरिया वाइडर हो जाएगा, बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, तो इस केस में फिर इन्वेस्टिगेटर हर एक पर्सन से मिलके पर्सनली कांटेक्ट करके डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता। तो वाइडर एरिया के केस में जो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन है वो संभव नहीं है। पर्सनल बायसनेस, जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी पर्सनल बायसनेस है जो कर सकते हैं, यहाँ पे वो पार्शियलिटी कर सकते हैं, जिससे जो विश्वास योग्यता है जो डाटा की वो ख़त्म हो जाती है। कॉस्टली तो ये है ही है मेथड, क्योंकि हर एक इंसान से मिलना, हर एक रिस्पोंडेंट के पास जाना, टाइम भी लगेगा और खर्च भी आएगा और एफर्ट्स भी लगेंगे। तो यहाँ पे टाइम, मनी और एफर्ट तीनों ही लगेंगे। लिमिटेड कवरेज, कि यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो बहुत कम इन्वेस्टिगेशन की जाती है। कई बार तो इतनी कम इन्वेस्टिगेशन होती है कि वो जितना हमने डाटा कलेक्ट करना होता है वो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाता पूरी पॉपुलेशन को। यानी कि जो डाटा कलेक्ट किया गया, जब वो डाटा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा पूरी पॉपुलेशन को, तो उसमें जो कंक्लूजन आएंगे वो भी गलत कंक्लूजन आएंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि हम डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट नहीं करते डाटा कलेक्ट करने के लिए, बल्कि उस रिस्पोंडेंट के जो आसपास लोग होते हैं ना, उन लोगों से कांटेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर एक वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशन जाननी है तो वर्कर से कांटेक्ट नहीं करेंगे, उसके एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करेंगे ये जानने के लिए कि वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशन है क्या। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट, एक्चुअल में रिस्पोंडेंट कौन है? वर्कर है। जबकि हमने यानी इन्वेस्टिगेटर ने वर्कर से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के बजाय किससे कांटेक्ट किया? उसके एम्प्लॉयर से। तो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जब रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया जाता इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बल्कि उसके आसपास के लोगों से कांटेक्ट किया जाता है रिस्पोंडेंट के बारे में जानने के लिए, तो उसे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। ये कहाँ पे सुटेबल रहते हैं?
ये वहाँ पे स्टेबल रहता है जहाँ पे फील्ड जो इन्वेस्टिगेशन की बहुत बड़ी होती है। जब लार्ज फील्ड होती है इन्वेस्टिगेशन के, उस केस में इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन की हेल्प ली जाती है। तो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट होता है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं किया जाता। जो रिस्पोंडेंट होता है जब वो इस योग्य नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन दे पाए, क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि रिस्पोंडेंट इग्नोरेंस है या फिर अनपढ़ है, तो इस केस में फिर इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन की हेल्प से डाटा कलेक्ट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सपर्ट है जो इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। ज़्यादातर जो ये मेथड यूज़ किया जाता है ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कमेटी और कमीशन द्वारा यूज़ किया जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? वाइड कवरेज, क्योंकि जब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो जो एरिया होता है इन्वेस्टिगेशन का वो बहुत बड़ा होता है, आसानी से हम उसमें इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं। लेस एक्सपेंसिव है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है जो लेस एक्सपेंसिव है। एक्सपर्ट ओपिनियन, इस मेथड को यूज़ करके जो इन्वेस्टिगेटर है वो ओपिनियन देखता है एक्सपर्ट्स के। जो इंफॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा रिलायबल होती है क्योंकि किससे कलेक्ट की गया? एक्सपर्ट से कलेक्ट की गया वो इंफॉर्मेशन। फ्री फ्रॉम बायसनेस, की यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपना पर्सनल बायसनेस है जो नहीं दिखा पाता। सिंपल मेथड है क्योंकि डाटा कलेक्ट करने के लिए सिंपली अप्रोच किया जाता है। अब इसके नुकसान क्या आते हैं? लेस एक्यूरेट है कि इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डाटा होता है वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से नहीं कलेक्ट किया गया, उसके आसपास के लोगों से कलेक्ट किया गया। नेक्स्ट आते हैं बाइस्ड। बाइस्ड का मतलब क्या होता है कि अगर विटनेस ने जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें उसने अपनी पर्सनल बाइसनेस दिखा दी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वर्कर की इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए इन्वेस्टिगेटर ने कांटेक्ट किया था उसके एम्प्लॉयर से, तो अगर वो एम्प्लॉयर अपनी कुछ पर्सनल बायसनेस दिखा देगा तो यहाँ पे जो डाटा होगा वो सही कलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि विटनेस कौन होता है? विटनेस इस एग्जांपल के अंदर वो एम्प्लॉयर है जिससे डाटा कलेक्ट किया गया है रिस्पोंडेंट के बारे में। डाउटफुल कंक्लूजन, कि अगर जो एम्प्लॉयर है उसने अपने कुछ केयरलेस दिखा दी, यानी कुछ उसने बेगौरी दिखा दी, गौर नहीं की उसके इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी थी, सही तरीके से उसने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो इस केस में जो कंक्लूजन आएंगे वो भी क्या होंगे? डाउटफुल रहेंगे। अब डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन के अंदर? तो दोनों ही हमने कवर कर लिए। तो जो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन होता है तो इसमें तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है रिस्पोंडेंट के साथ। जबकि दूसरी तरफ जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली नहीं मिला जो रिस्पोंडेंट है उससे, बल्कि वो उसके आसपास के लोगों से जो डाटा कलेक्ट करके लेके आया है। जो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन ये तभी पॉसिबल है जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल हो। इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन ये तब यूज़ करते हैं जब फील्ड होती है इन्वेस्टिगेशन की वो बहुत वाइडर होती है। जो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो वेल वर्स्ड होता है, यानी कि प्रोफिशेंट होता है, उसको लैंग्वेज के बारे में अच्छी पकड़ होती है, कल्चरल हैबिट का पता होता है कि रिस्पोंडेंट की कल्चरल हैबिट क्या है। जबकि इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन के केस में ऐसा नहीं होता, ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो वेल वर्स्ड हो। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ये कॉस्टली पड़ती है जबकि इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन थोड़ा कम कॉस्टली है, चीपेस्ट एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के। तो दो मेथड कवर हो चुकी है, जो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट करके डाटा कलेक्ट किया और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। थर्ड आते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कोरस्पोंडेंस। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ली जाती है इन्वेस्टिगेटर द्वारा वो लोकल पर्सन अपॉइंट कर दिए जाते हैं अलग अलग जगह पे। जब एक इन्वेस्टिगेटर डिफरेंट लोकेशन के ऊपर, डिफरेंट प्लेस के ऊपर लोकल पर्सन को या फिर कोरस्पोंडेंट को अपॉइंट कर देता है, लोकेट कर देता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो यहाँ पे हर एक जो पर्सन है वो अपने तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर को ला के दे देंगे। तो यहाँ पे इसके स्टेबिलिटी क्या है कि कहाँ पे स्टेबल रहता है? जब रेगुलर और कॉन्टिन्यू इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जैसे जो रिपोर्टर होते हैं ना जो खबरें छापते हैं, वो क्या करते हैं अपने लोग
लोगों को अपॉइंट कर देते हैं एरिया के आसपास। तो वो क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ये खबर हो चुकी है, यहाँ पे ये हादसा हो चुका है, यहाँ पे ये इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, रेगुलर इंफॉर्मेशन है जो देते रहते हैं ताकि वो छाप सकें। जब रेगुलर और कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तब स्टेबल रहते हैं मेथड। और जब इन्वेस्टिगेशन एरिया वाइड होता है, बहुत बड़ा होता है, तब इस केस में इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती है जर्नल्स में, मैगजीन और रेडियो टीवी में, जब हाई एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत ना हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इंफॉर्मेशन जो 100% एक्यूरेट हो। मेरिट के इकोनॉमिकल रहते हैं। ये मेथड जब यूज़ किया जाता है टाइम, मनी और एफर्ट के केस में ये इकोनॉमिकल रहते हैं। वाइड कवरेज, तो यहाँ पे जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड कवर किया जाता है इस मेथड की हेल्प से। कॉन्टीन्यूटी, कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो रेगुलर सप्लाई की जाती है, कॉन्टीन्यू सप्लाई की जाती है। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पज़, इसका इस्तेमाल स्पेशल पर्पज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए किया जाता है। जैसे कि जब एग्रीकल्चर प्राइस का इंडेक्स नंबर हमने बनाना होता है तो उस केस में क्या करते हैं कि जो अलग अलग मंडियाँ होती हैं, ग्रेन मार्केट होती है, वहाँ से प्राइस कोटेशन जो ली जाती है इस मेथड की हेल्प से। डीमेरिट क्या है कि लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, यहाँ पे जो ओरिजिनलिटी होती है वो कम हो जाती है क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट जो रिस्पोंडेंट के साथ नहीं होता इन्वेस्टिगेटर का। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि यहाँ पे जो डाटा है वो यूनिफॉर्म नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ कॉरेस्पोंडेंट्स द्वारा कलेक्ट किया गया है। जब अलग अलग पर्सन द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उस केस में यूनिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाती है। पर्सनल बायसनेस, कि जो कॉरेस्पोंडेंट है ये वो पर्सन होते हैं जो डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं उस लोकेशन पे खड़े होकर के, एरिया के अंदर खड़े होकर के, तो वो अपनी पर्सनल बायसनेस का जो दिखाते हैं जो कॉरेस्पोंडेंट होते हैं। लेस एक्यूरेट, कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है इस मेथड से वो लेस एक्यूरेट होता है, उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं पाई जाती। डिले इन कलेक्शन, कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इस मेथड की हेल्प से वो डिले होती है। तो इस तरीके से इसके ये डीमेरिट हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड आते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, ये कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।